हाय एवरीवन। सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे आज, और उसमें भी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसकी जस्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से होंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो बॉडी या तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे, राइट, या फिर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट खुद क्रिएट करे, राइट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करना या फिर प्रोड्यूस करना, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो चीज होती है, ये किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से तो होती है। सो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है, जो कभी पूछी नहीं जाती है, सिर्फ समझने के लिए हमें पढ़ना होता है। हम इसके बारे में जो चीजें पढ़ेंगे वो उसी पर्पज से पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चार्ज की डेफिनेशन तो देख ही ली है कि ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को या तो प्रोड्यूस करेगी, मतलब बनाएगी, या फिर फील करेगी। ओके। तो हमारे पास अगर कोई बॉडी के पास चार्ज है, हमेशा ध्यान रखना कि जो किसी बॉडी के पास चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल होगा वो पार्टिकल कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास दो चीजें हो सकती है, या तो उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाए, अब इस एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या आ जाए? डेफिशिएंसी आ जाए। अभी डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी होना होता है। इसका मतलब कमी हो गई इलेक्ट्रॉनों की, और इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो उसके पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रहे, हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा चार्ज के बारे में जब बात करते हैं तो उन्हीं दो के बारे में हमारे दिमाग में ख्याल आता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। हम कहते हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इन दोनों का चार्ज जो होता है वो सेम होता है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज देना होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन ऐड क्यों नहीं किए जाते? यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि एक्चुअल में जो एटम बनता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट पार्टिकल होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कौन से फोर्स से बंधे हुए हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे हुए हैं। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नेचर के अंदर। तो अगर इतने ज्यादा फोर्स से कोई पार्टिकल अंदर बंधा हुआ है तो उस पार्टिकल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से उनके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर नहीं होता है, वो कौन सा होता है? कूलम फोर्स होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कूलम फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा कमजोर होता है। किसी कमजोर फोर्स को तोड़ना ज्यादा आसान है ऑब्वियसली, तो कम एनर्जी में ही हमारा काम हो जाता है। इसलिए चार्ज करने के लिए हम डील किसके साथ करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के साथ करेंगे, प्रोटॉन के साथ नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है चार्ज की यूनिट, क्योंकि ये यूनिट जो है वो कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। सो आपके पास जो इसकी ऐसा यूनिट होगी वो हम लेते हैं। देखो, करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। तो यहां से अगर चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे तो करंट कितना हो जाएगा? करंट इंटू टाइम हो जाएगा। और करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। तो ऐसी सिचुएशन में करंट जो चार्ज है हमारा, उसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट तो क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। और अगर मैं बात करूं डायमेंशन की,
तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट होगी, प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में या जो क्वेश्चंस में हमें मिलेगी चार्ज की यूनिट, वो एम्पियर इंटू सेकेंड नहीं दी हुई होगी, वो होगी कूलम। ओके, सो आपको जो चार्ज की यूनिट लेनी है और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, सी से किया जाएगा। एक्चुअल में एक कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए हम नॉर्मली माइक्रो कूलम में जाते हैं, 10⁻⁻⁶ कूलम में जाते हैं। सो ये तो इसका नेम एंड एड्रेस हो गया, मतलब नाम पता हो गया चार्ज का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्चुअल में जिससे सवाल बनते हैं, और वो होती है इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आता है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। स्केलर का मतलब होगा, अगर किसी बॉडी के पास -2 कूलम चार्ज है और आपने उसको +1 कूलम चार्ज और दे दिया, अब पूछा जा रहा है कितना चार्ज हो गया, तो कितने चार्ज में आप डायरेक्टली इनका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनका टोटल डायरेक्ट किया जाता है। तो -2 + 1 कितना हो गया, -1 कूलम हो गया। तो ये इसका स्केलर होने का मतलब है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। दूसरा है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब है कि अगर किसी एक बॉडी के पास मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी दूसरी बॉडी को वो अपने 5 में से 1 2 3 4 या पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन वो जो है वो दे सकता है। ये देने के जो मेथड है ये अपन मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज होता है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब इसका क्या मतलब है, देखो मास एसोसिएटेड होने का मतलब है, सपोज मैं आपको कहूं कि दो बॉडीज है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास मैंने बोल दिया कोई न्यूट्रल एटम है, और ये जो बॉडी है उसके पास ये पार्टिकल जो है मान लीजिए वो है सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ, और ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो टोटल चार्ज मिलके आपके पास कितना हो गया, 0। तो चार्ज तो 0 हो गया। लेकिन प्रोटॉन का मास भी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का मास भी पॉजिटिव होता है, तो तीनों का मास ऐड होके टोटल मास आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा और मास नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन दूसरी पिक्चर देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 नहीं होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो हम क्वांटाइजेशन में पढ़ेंगे। तो चार्ज तो 0 नहीं है, और यहाँ पर इसका जो मास है वो भी 0 नहीं है। अब इन दोनों पिक्चर से क्या चीज हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी के पास अगर चार्ज 0 नहीं है तो उसके पास मास भी 0 नहीं होगा। यानी जब जब कहीं किसी बॉडी के पास चार्ज आएगा तो उसका मास हमेशा उसके पास होगा। सो हमने लिखा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब अगर चार्ज कहीं पे आ गया तो पक्का उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। इसका मतलब ये सिचुएशन आपके पास कभी नहीं आएगी कि चार्ज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और मास 0 हो जाए। ये सिचुएशन नेचर में आपको कभी नहीं मिलेगी कि चार्ज नॉट इक्वल टू 0 है और जो मास है वो 0 हो जाए। इसका यही मतलब है कि अगर चार्ज है तो मास रहेगा ही रहेगा, ये वाली सिचुएशन। हाँ, उल्टा उल्टा ट्रू होना जरूरी नहीं है। जैसे ये न्यूट्रल एटम में मैं क्या बताना चाह रही थी कि मास 0 नहीं है बट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन चार्ज 0 नहीं हो और मास 0 हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब है, इस थर्ड पॉइंट को अगर आप और इलोबरेट करके देखना चाहें तो इसका मतलब है कि किसी बॉडी के पास अगर चार्ज नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका मास डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी जब जब चार्ज आएगा तो इट विल ऑलवेज हैव सम मास, उसके पास मास भी रहेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट आपके पास है। अच्छा, मास में आपके पास इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या चीजें, देखो इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसका इसका फर्स्ट थर्ड पॉइंट में ही अगर हम और देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कहीं पे चार्ज एग्जिस्ट करता है तो किसी चार्ज का एग्जिस्ट होना इस बात का अपने आप में सबूत है कि वहां पे मास भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपको इनडायरेक्टली किसका प्रूफ देता है,
एग्जिस्टेंस ऑफ मास, ये आपको इनडायरेक्टली मास के एग्जिस्ट करने का सबूत भी देता है। और अगर कोई बॉडी चार्ज होती है, राइट, इन केस ऑफ चार्जिंग, जब भी चार्जिंग होगी तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप चाहे उसको पॉजिटिवली चार्ज करें, चाहे आप उसको नेगेटिवली चार्ज करें, दोनों ही स्थितियों में आप उसमें इलेक्ट्रॉन या तो जोड़ोगे या फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। अगर आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो उसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना मास भी लेके जाएगा। और अगर आपने उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके बाहर निकल जाएगा। दोनों ही कंडीशन में बॉडी का मास जो है वो बदलेगा, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, बट वो चेंज होगा। ठीक है, तो कब वो घटेगा और कब वो बढ़ेगा? तो अगर आपने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया है, ध्यान रहे, अगर आपने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया है तो आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, और अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन किए हैं तो उसका मास जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर आपने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने की वजह से उसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो ये सिचुएशन आप जो है ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, वो रहेगा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। इस क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? कोई भी चीज के लिए अगर हम कहें कि वो क्वांटाइज्ड है तो उसका ये मतलब होता है कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, और उस मिनिमम वैल्यू के आगे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, लेकिन 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिर्फ इंटीजर, सिर्फ इंटीजर। तो इसका ये मतलब होगा कि एक मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी भी बॉडी के पास कितना भी चार्ज होगा, लेकिन वो हमेशा इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर मैं इस नंबर को ई से रिप्रेजेंट करूं, ई से रिप्रेजेंट करूं, तो किसी भी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज है वो सिर्फ क्या हो सकता है? इस ई का 1 से मल्टीप्लाई होके हो सकता है, मतलब 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है। इन जनरल वो कितना हो सकता है? n टाइम्स ई। तो ये जो n होगा ये हमेशा कितना होगा? इंटीजर होगा। और ये जो e है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इस e की वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ध्यान रहे, यही e जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी माना जाता है, बस आगे माइनस साइन आ जाएगा। और यही चार्ज एक प्रोटॉन का भी माना जाता है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए बस आपको क्या ले लेना है? पॉजिटिव साइन। तो ये आपके पास क्वांटाइज हो जाएगा। दूसरी चीज नेक्स्ट आपका होता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है नेचर में। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है कि आपके पास चार्ज को आप बना नहीं सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को आप बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर दूसरी बॉडी का चार्ज बढ़ता है तो जितना दूसरी बॉडी का चार्ज बढ़ेगा उतना ही पहली बॉडी का चार्ज घट जाएगा, जिसकी वजह से दोनों बॉडी का मिला के टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास चार्ज जो है उसका कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। 6th पॉइंट आपके पास है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होने का मतलब क्या है? इनवेरिएंट होने का मतलब है कि अगर आप सपोज एक जगह खड़े होके और कहीं किसी बॉडी को देखते हो और उस बॉडी के पास 2 कूलम का चार्ज होता है, तो अब अगर मान लीजिए आप अच्छी खासी स्पीड से चल रहे हो, या वो बॉडी, जो बॉडी का चार्ज आपने देखा 2 कूलम से है, अब उस बॉडी को अगर आप मूव भी करवाते हो किसी v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से मूव करते वक्त भी उसका चार्ज कितना रहेगा? 2 कूलम ही रहेगा। जबकि मास के केस में ऐसा नहीं है। हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आगे कभी पढ़ेंगे या फिर देखेंगे। जो मास होता है आपने देखा होगा रिलेटिविटी के अंदर, वो इतना दिया जाता है। इसका अभी कुछ नहीं करना है, बस बता रही हूँ कि अगर किसी बॉडी को आप v स्पीड दे देते हैं तो देखिए वो v यहाँ पे आ जाएगा, c आपके पास लाइट की स्पीड है, और m0 जो है वो उसका रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास का मतलब ये होता है कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही थी तब उसका मास कितना था? m0 था, m0 था।
और अगर वो v स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मास अब आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियरली दिख रहा है कि m और m नॉट इक्वल नहीं है, राइट। ये आपका रेस्ट पे मास है और ये आपका मूविंग बॉडी का मास हो गया। तो जैसे ही आपने उसको v वेलोसिटी दी उसका मास चेंज हो गया, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। चार्ज अगर q है और q जीरो है तो ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, चाहे आप उस बॉडी को कितना भी स्पीड से मूव करवा लिए। तो आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेवंथ आपके पास है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई चार्ज लिया है आपने Q, अगर आपने उसको रेस्ट पे रखा है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो रेस्ट यूज हो सकता है या फिर स्टेशनरी चार्ज, ओके, या फिर आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी चार्ज। तो अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है या स्टेशनरी है तो वो अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर वो चार्ज मूविंग है, मोशन में है, लेकिन उस मोशन के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। तीसरा केस आपके पास है कि वो चार्ज जो है वो मूविंग तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो क्या कहा जाएगा कि उसके पास एक्सेलरेशन है, राइट। और ऐसी सिचुएशन में आपके पास उसकी जो मोशन हो जाएगी वो मोशन कैसी कही जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन कही जाएगी। सो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर वो क्या करेगा, एक तो E क्रिएट करेगा, एक आपके पास वो B क्रिएट करेगा। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो रेडिएशन भी इमिट करता रहेगा, ओके। रेडिएट्स एनर्जी लिखा हुआ आ सकता है या फिर रेडिएशन अपने अंदर से निकालेगा, रेडिएशन भी करेगा। तो ये तीन चीजें जो है वो आपको चार्ज के बारे में ध्यान रखनी है क्योंकि इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं। सो ये हमारे पास चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ ली है। अब हम चलते हैं कि ओनली बस दिस सेक्शन ऑफ चार्ज के सिर्फ इतने से सेक्शन से कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस। कैसे सवाल आ सकते हैं आपके पास, ये देखो ऑप्शन ए है आपके पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बी आपके पास है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, सी आपके पास है बोथ ई एंड बी, और डी आपके पास है नन ऑफ ई एंड बी। चार ऑप्शन देख सकते हैं आप। स्टेशनरी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ई एंड बी में से कुछ भी नहीं। तो अभी आपको बताया कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि काफी इनके सिनोनिम्स आ जाते हैं कई बार। इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। अब सेम आपके पास ऑप्शंस ये वाले सेम टू सेम आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए देखो क्या होगा इसका। अगर कोई चार्ज जो है यूनिफॉर्म मोशन, इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ चार्ज E एंड B दोनों ही क्रिएट करता है। तो इस बार इसका आंसर क्या होगा, बोथ E एंड B, यानी कि जो ऑप्शन सी है आपका वो सी ऑप्शन सही होता है इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट हैज नेट चार्ज -1 कूलम, द नंबर ऑफ excess electrons it has। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। आपके पास ऑप्शंस दे रही हूं मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.25 इंटू 10⁻18,
6.25 इंटू 10⁻20 और डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻17। क्वेश्चन को रीड करिए वापस से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास -1 कूलम चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो कैसे बताएंगे अपन? अभी आपको मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। मैंने कहा था किसी भी बॉडी के पास जो भी चार्ज होगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, जहां पर E की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻19। n आपके पास क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास Q जो है वो टोटल चार्ज हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q अपॉन E आपके पास आ जाएगी। अब Q आपके पास टोटल चार्ज होता है जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है -1 कूलम, और E जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम डायमेंशन यूनिट कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 1/1.6 इंटू 10⁻19 को व्हेन यू सॉल्व यू गेट दिस आंसर बी 6.25 इंटू 10⁻18 आपके पास आ जाएगा। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10⁻12 कूलम, देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे आपके पास। द बॉडी हैज 6.25 इंटू 10⁻6 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन आपके पास द बॉडी हैज 625 इंटू 10⁻6 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन आपके पास है द बॉडी हैज 6.25 इंटू 10⁻6 डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन आपके पास है द बॉडी हैज 6.25 इंटू 10⁻3 डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखिए, अगर किसी बॉडी के पास 10⁻12 सी मतलब 10⁻12 कूलम का चार्ज है, तो इन चार ऑप्शंस में से आप क्या उसके बारे में बता सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है तो कितना है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सी और डी में से कितनी है। देखो, ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें, देखो आपको चार्ज देखना है, क्या इस चार्ज के आगे माइनस लगा हुआ है? नहीं, इसका मतलब उस बॉडी के पास फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज है। तो सॉल्यूशन में आपका जाना कैसे चाहिए कि बॉडी के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है कि पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना। सो इसका मतलब ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। सो सी और डी में से अब हमें नंबर निकालना है, और नंबर के लिए हमें पता है Q इज इक्वल्स टू होता है NE। तो हमें नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज अपॉन एक पार्टिकल का चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस बार नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता चल चुका है कि उसके पास चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ हमें नंबर कैलकुलेट करना है। जब नंबर कैलकुलेट करना है तो आप ये भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए और ये भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सो आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 कूलम तो चार्ज आपको दिया है, और एक पार्टिकल के पास कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? इतना। ऑल्दो एन नेगेटिव आने का मतलब है उतना नंबर घट जाएगा, डेफिशिएंसी अपने आप में कमी को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव भी ले लेंगे तो आपके एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, जिसका आप ये मतलब समझ सकते हैं कि उतना नंबर जो है वो कम हो चुका है वहां पे। तो आपके पास कूलम से कूलम कैंसिल आउट, और ये चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻6। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास क्या है? डेफिशिएंसी है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कहता है कंसिडरिंग charge of only electrons, total negative charge in 180 gram of water is
-9.63 इंटू 10⁻n, और आपको बताना है इस n की वैल्यू क्या होगी। ओके, आपको इस n की वैल्यू बतानी है एंड आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 एंड 6। n की मतलब 10 की जो पावर आ रही है वो पावर आपको बतानी है। सो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 180 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास दिया है और उसमें आपको एक्चुअल में वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होगा और ऑक्सीजन होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में भी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ओवरऑल चार्ज तो जीरो हो जाएगा। इसलिए वो आपको बोल रहा है कि आप प्रोटॉन का चार्ज कंसीडर मत कीजिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। सो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर करते हुए 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको आप अप्रोच कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें वाटर में निकालना है। वाटर का वो क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है H2O। ठीक है, दो तो आपके पास हाइड्रोजन है प्लस सिंगल आपके पास ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन का एक, इसका मतलब आपका 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बाद में हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें बस इतना पता करना है कि 180 ग्राम के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं 180 ग्राम में। तो केमिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर आनी चाहिए। एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल आपके पास होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम हमें कितना दिया है, 180, और मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। ऑक्सीजन का आपके पास 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो आपके पास 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो आप देखिए कितना आ रहा है आपके पास, 10 आता है। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। अब फिर से केमिस्ट्री देखिए, हमें पता है एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। हमारे पास कितना मोल है, 10 मोल है। तो 10 मोल में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो हमारे पास जो 180 ग्राम है वो किसके बराबर है, 10 मोल के बराबर है। और 10 मोल में कितने H2O के मॉलिक्यूल हैं, ये इतने H2O के मॉलिक्यूल हैं। और एक मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज आता है, 10 इलेक्ट्रॉन का। तो देखो यहां से देखना, अगर एक H2O मॉलिक्यूल के पास इतना चार्ज आता है तो ये इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितना चार्ज आएगा, तो वो चार्ज आपके पास हो जाएगा 6.023 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये तो हो गया आपके पास n, और एक के पास चार्ज कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए किससे, 10 इलेक्ट्रॉन से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास हो गया E। तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई का फॉर्मूला बन चुका है, राइट। हमें Q ही निकालना है। सो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। Y 23 को कर दिया, 10 को कर दिया, 10 को कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये कूलम में आंसर आ जाएगा। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 63 इंटू 10⁻6। तो आपके पास यहाँ पर, और हमें बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ही कंसीडर करना है सो वी विल टेक माइनस चार्ज, तो ये आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर में क्या दिया है, ये है 9.63 इंटू 10⁻n, n की वैल्यू हमें कितना मिला है, 6। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 6। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है विच इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको चार में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बी ऑप्शन आपके पास चार्ज इज कंजर्व्ड। सी ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नियर अ चार्ज एट रेस्ट। और डी ऑप्शन आपके पास स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी हमने देखी है, ये तो करेक्ट है। चार्ज कंजर्व होता है, ये भी हमने देखा है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यस। लेकिन अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी करना है आपको, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है और रॉन्ग आपके पास कौन सा होता है, डी होता है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 ही हम कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड फॉल ऑन न्यूट्रल स्फेयर। न्यूट्रल स्फेयर आपको बताना है कैलकुलेट टाइम इन विच द स्फेयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कर लोगे ना 10-12 क्वेश्चन, तो चार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ये कहा जा रहा है कि आपको एक न्यूट्रल स्फेयर दिया है और उस स्फेयर के ऊपर, ये यहाँ पे मान लीजिए स्फेयर है, इसके ऊपर कंटिन्यू आप अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे हैं और एक सेकंड में आप कितने अल्फा पार्टिकल डाल देते हो, 10⁻12। तो आपको बताना है कि जाहिर सी बात है जब अल्फा पार्टिकल गिरते हैं तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता जाएगा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो बेसिकली क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हीलियम के न्यूक्लियस में या तो न्यूट्रॉन है या तो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, इसका मतलब जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ प्रोटॉन का होगा। और हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। और एक प्रोटॉन का चार्ज हम कितना लेके चलते हैं, ई के बराबर पॉजिटिव में। सो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना हो गया, 2e। ध्यान रखना है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, और 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2e। तो सिंगल अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल विल हैव 2e चार्ज, करेक्ट। तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना आ जाएगा, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल के पास टोटल चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 2e। और इतना चार्ज इस स्फेयर को कितने टाइम में मिल जाता है, 1 सेकेंड में मिल जाता है, क्योंकि पर सेकेंड बोला है आपसे, 10⁻12 पार्टिकल 1 सेकेंड में गिरते हैं। तो इसका मतलब ये जो इतना चार्ज आपने लिया है ये कितने टाइम में मिल जाता है, 1 सेकेंड में। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज मिल जाता है, 10⁻12 इंटू 2e। तो टी टाइम तक अगर मैं उसको गिराऊं, टी टाइम तक, तो टी टाइम में उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 10⁻12 2e एंड टी। और ये टी टाइम तक उसको गिराना है और जो चार्ज उसको लाना है वो चार्ज कितना चाहिए हमको, 2 माइक्रोकूलम। तो टी सेकेंड में आपके पास चार्ज कितना आया है, ये आया है, और ये चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रो को मैं क्या लिख देती हूँ, -6, और अपने आप कितना आ जाएगा, ये कूलम में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी प्रोटॉन का चार्ज। और टी आपके पास एज इट इज है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो कूलम से यहाँ पर कूलम आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻12 इंटू 2
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 सेकेंड। ओके, ये हमारे पास इतनी मतलब इतने टाइम में 2 माइक्रोकूलम से वो स्फेयर जो है वो चार्ज हो जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इन अ न्यूट्रल स्फेयर, इन अ न्यूट्रल स्फेयर 5 into 10⁻21 electrons are present. Now, if 10% electrons are removed, calculate the charge on sphere. देखिए, किसी न्यूट्रल स्फेयर के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अगर हमने उसमें से 10% इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब उस स्फेयर के पास कितना चार्ज बचा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्फेयर जो था उसके पास 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन जब थे तो इतने इलेक्ट्रॉनों के होने के बावजूद वो कैसा था, न्यूट्रल था। इसका मतलब जब इसमें ये 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे तो उसी वक्त उसमें 5 इंटू 10⁻21 प्रोटॉन भी प्रेजेंट थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही ये क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो आपको न्यूट्रल दिया है इसलिए हम ये अंदाजा लगा पाए कि अगर उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने ही प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे, ताकि दोनों मिलके क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाएं। अब अगर हम इसमें से 10% इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं तो हमारे पास कितना प्रेजेंट था, 5 इंटू 10⁻21 और हमें इसका 10% हटाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10/100 से, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻20, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमने हटा लिए हैं। जैसे ही हम इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो हमें पता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो 1 प्लस चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो 2 प्लस चार्ज आता है, 3 हटाते हैं तो 3 प्लस चार्ज आता है। तो अगर इतने हटा लिए तो इतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि अब जो चार्ज उसके ऊपर होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके करस्पॉन्डिंग चार्ज लेना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ई आपके पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये साइन आपको पॉजिटिव रखना है क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया है। जब रिमूव करोगे तो पीछे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 कूलम। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, 80 कूलम चार्ज उसके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैन अ बॉडी हैव द फॉलोइंग चार्जेस। आपके पास नीचे कुछ चार्जेस की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है कि क्या किसी बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है। बी आपके पास आ जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और सी आपके पास है 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। कैसे पता करोगे, ये क्वांटाइजेशन से है। क्वांटाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम चार्ज आपके पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके पास होती है ई की वैल्यू, और किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होता है वो इस नंबर का एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इस n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये उसके पास आपके जो नंबर है, इस तरह का नंबर जो है हमारे पास हो सकता है। तो अगर आप इन चारों के अंदर से देखें तो पहला नंबर देखते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास n इंटीजर आना चाहिए, तो n की वैल्यू होती है q/e। अब q आप एक एक करके रखते जाओ। ऑप्शन 1 चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए के लिए q की वैल्यू कितनी है, 0.32 इंटू 10⁻⁻18,
डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये देखो -18 से -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास बच जाएगा 10 और ये आपको मिलेगा 3.2 अपॉन 1.6 और ये आंसर आ रहा है 2। इंटीजर मिल गया तो यस पॉसिबल है। दूसरे केस में आपको मिल रहा है 0 पॉइंट, ये ए का चेक कर लिया अपन ने, ये बी का चेक कर लेते हैं, सी का मैं चेक नहीं करूंगी, सी का आप चेक करिएगा। 0.64 इंटू 10⁻⁻20 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -20 है और ये -19 है, तो ऊपर 10⁻⁻1 बच जाएगा और वो इक्वल होगा 0.064 के और नीचे आपके पास है 1.6। इस नंबर को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इंटीजर नहीं मिलेगा, एक वो पॉइंट्स का नंबर मिलेगा आपको, नॉट इंटीजर, नॉट इक्वल टू इंटीजर, कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा हो गया और ऊपर का नंबर छोटा हो गया। जब भी आपके पास ऊपर का नंबर छोटा हो और सपोज नीचे का नंबर बड़ा हो तो कभी भी आपको क्या नहीं मिल सकता, इंटीजर नहीं मिल सकता। ऑल्दो अगर आप ये सोचोगे कि 64 तो 16 से डिवाइड होता है, 4 आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स का खेल है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। आपको जो मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं ये तीनों ही 16 के मल्टीपल है, लेकिन आपको पावर का भी ध्यान में रखना है, पावर का भी ध्यान में रखना है, वो -19 से छोटी होनी चाहिए और साथ में 16 का मल्टीपल होना चाहिए। इसी तरह से आप सी भी चेक कर सकते हैं, सी आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻21 एंड तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ये चार्ज। और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप खुद देखिए, आपके पास ये इससे 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, -19 और -21, तो 10⁻⁻2 आ रहा है, तो -2 में आपके पास क्या हो गया, 003 हो गया ये, राइट, 0.03 करके हो गया आपके पास, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर 1 2 3 ही हो सकता है, तो ये सी वाला भी पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल किससे आया है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पॉजिटिव चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बी ऑप्शन है आपके पास, टोटल नेगेटिव चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सी आपके पास है, टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और डी ऑप्शन आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कांस्टेंट। ये देखिए, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप सोचिए इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है, आप कौन सा करेक्ट बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको चार्ज कंजर्व होता है उसमें बस एक ही लाइन बोली थी कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों को मिला के एक नया पार्टिकल बन सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम नेगेटिव चार्ज ऐड कर करके उसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं, तो उस तरह से आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो चेंज हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पर बढ़ता है तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं घट जाएगा, सो दैट टोटल चार्ज आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है, टोटल चार्ज आपके पास कांस्टेंट रहना चाहिए। सो टोटल के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया, इसलिए ये गलत बात हो गई। सिमिलरली टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो भी आपका, सॉरी यहाँ पे मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, या किसी तरह से बॉडी से, एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, तो उस तरह वहां पे हम क्या रहे, वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिविजुअली नहीं देखते हैं, टोटल चार्ज जो है वो देखते हैं, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा।
सिमिलरली टोटल नेगेटिव चार्ज यूनिवर्स में कांस्टेंट हो, नहीं, लेकिन टोटल चार्ज आपके पास कांस्टेंट रहेगा, यस दिस इज ट्रू। और ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट, नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो पार्टिकल हैं, अलग अलग चार्ज लेके बैठे हैं, हमने दोनों को जोड़ दिया तो एक पार्टिकल बन गया, और उस एक पार्टिकल के पास, जैसे मान लीजिए 1 कूलम का एक पार्टिकल है, 1 कूलम का एक पार्टिकल है, दोनों को जोड़ के हमने एक पार्टिकल बना दिया, तो उसके पास चार्ज कितना हो गया, 2c है, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहा, 1 + 1 पहले भी 2 हो रहा था और अभी भी 2 हो रहा है, लेकिन पहले पार्टिकल्स कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने थे, पहले 2 थे, अब आपके पास पार्टिकल कितना हो गया, 1, तो पार्टिकल का नंबर तो चेंज नहीं हुआ, सॉरी चेंज हो गया है, इसलिए ये वाला पार्ट भी इसका क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास देखिए, अगर आपने ये चार्ज की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बस इतने क्वेश्चन कर लिए ना, कि फिर से कह रही हूँ, ये 10 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के किसी बॉडी को 3 तरह के मेथड्स होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ओके, सो ये जो चार्जेस हैं वो इन 3 तरह के मेथड पे हम पढ़ेंगे, और फिर इन तीनों तरह के मेथड पे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन अब हम करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।